हेलो एवरीवन, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमित कुकरेती। लास्ट क्लास में यानी जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो हम चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे आपका जो आपका अक्टूबर को सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 में, और उसके शिफ्ट 2 में जो पहले 25 क्वेश्चन थे उसको हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। यानी आने वाले जो ये आपके अगले क्वेश्चन हैं ये उससे आगे के हैं। यानी 3 अक्टूबर को जो शिफ्ट 2 हुआ था उसके बाद जो 25 के बाद आफ्टर जो क्वेश्चन थे यानी 26 से लेके 50 तक आप आज की क्लास में हम उन क्वेश्चनों को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है यानी सीरीज का अगर आप 26 क्वेश्चन देखें तो आपके पास ये रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज से दिया गया। यानी इस प्रश्न में आपको करना क्या होता है, इस प्रश्न में आपको ये करना होता है कि आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको हम यहाँ ब्लैंक पोजीशन पे अगर रखें तो आपके पास एक कोई फिक्स पैटर्न बनाए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लगता है आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा आपके पास आंसर होना चाहिए। फिर मैं आपके पास बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाना चाहिए या फिर कैसे कम से कम समय में हम इन प्रश्न को बना सकें। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इनको काउंट करना चाहिए। और आप अगर यहां चेक करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये आपके पास टोटल 15 एलिमेंट है। अब ये 15 एलिमेंट क्या होते हैं, या तो आपके 5 एलिमेंट के 3 पेयर में कन्वर्टेड होते हैं या फिर 3 एलिमेंट के 5 पेयर में कन्वर्टेड होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यानी यार अगर आप हर एक पोर्शन को चेक करें तो हर एक पोर्शन में देखो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। और ये जो 5 एलिमेंट है इनके कितने पार्ट बने हुए हैं, 3 पार्ट बने हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पोर्शन का पहला एलिमेंट देखें तो क्या रखा गया है, ए रखा गया है। और थर्ड वाले जो आपके पास पोर्शन है उसका पहला एलिमेंट भी क्या है, ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पहला एलिमेंट भी क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, यानी दूसरे वाले पार्ट में। अब देखो दूसरे पोर्शन में आपके पास ब्लैंक में के है तो यहां पे भी आप के रखिएगा, यहां पर भी हम क्या रखेंगे, के रखेंगे। ठीक है, अब इतने से ही आपका आंसर बन सकता है। कैसे, अगर आप देखें हमारा वो आंसर सही होना चाहिए जिसका लेफ्ट साइड से पहला एलिमेंट के है। अच्छा देखो, लेफ्ट साइड से पहला के होना चाहिए, इसमें के नहीं है तो एक पल के लिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये 100% आंसर नहीं है। अब इसको अगर आप फिल करें तो के एल ए के एल, अच्छा यहाँ पे एल आना चाहिए, फिर अगले में क्या आना चाहिए था, ए के बाद फिर एल डी, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, एल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी, एल डी के बाद फिर देखो के, यहाँ पे डी और यहाँ पर एफ। तो आप बिना ऑप्शन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपके पास क्या पैटर्न बना, ए के एल डी एफ, ए के एल डी एफ, ए के एल डी एफ। तो ये कहाँ से आया, ये बना आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये 100% जरूरी नहीं होता कि 5 एलिमेंट के 3 पेयर बनाओ तो ही आंसर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी यहां से भी आपको आंसर बन सकता है। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले में मूव जरूर करते अगर पहले वाले पोर्शन से अगर आपका आंसर बन के नहीं आता तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है और ये क्वेश्चन आपके पास सीरीज से है। यानी आपको ये बताना है कि ये जो 5वां ऑप्शन है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऐसा आंसर है जो यहां पर आना चाहिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये सीरीज का नॉन वर्बल के पैटर्न से पूछा गया। तो एक बार आप इसके पैटर्न को जरूर विजुलाइज कीजिएगा, क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करें कि यहां जो पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों में अपनी अप्रोच रखें ताकि कम से कम समय में हम इनको बना सकें। और एक बात हमेशा याद रखना, मोस्टली क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आते हैं और उसका मेन वजह यह है कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है या फिर आप इन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। अब इसको करने का तरीका बहुत ध्यान से सुनिए।
मैं 10 सेकंड के लिए यहाँ से स्क्रीन से हट रहा हूँ, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए। फिर मैं इसके पैटर्न को आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाना है। अब यहां देखिए, अगर आप देखें तो पहले वाले में आपके पास जो ये बॉक्स है यानी ये जो स्क्वायर है ये यहां पर दिया गया, अगले में यहां पर दिया गया, फिर यहां पर दिया गया, पहले यहां पर दिया गया, फिर यहां पर दिया गया, ये देखें, फिर तीसरे वाले में फिर यहां रखा गया, फिर चौथे वाले में यहां रखा गया, तो फिर पांचवें में कहां होना चाहिए। ध्यान से देखना, पहले यहां रखा गया, दूसरे में यहां, तीसरे में फिर यहीं पे, चौथे में फिर यहां, तो फिर पांचवें में कहां। क्या इस तरीके से अगर हम लगा सकें कि पांचवें में फिर ये यहां पर होना चाहिए? चलो देखते हैं। पांचवें में अगर आप दो ऑप्शन देखें तो हैं, ओ आपका पहले यहां पर है, फिर आपका यहां पे रखा गया, फिर यहां पर रखा गया, फिर अगले में भी यहां पर है। यानी देखो ये वाला देखो, पहले यहां पर रखा गया, फिर आपका यहां पे रखा गया, फिर यहां पे रखा गया। तो जो हम पहला वाला पैटर्न लेके चलें कि आपका जो बॉक्स है यानी ये जो स्क्वायर है ये पहले यहां रखा गया फिर यहां, इस तरीके से ये काम नहीं करेगा। इस तरीके से काम नहीं करेगा का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को लेके देखें तो एक एलिमेंट का जो जगह चेंजेस हो रहे हैं उसमें कोई फिक्स पैटर्न आपका नहीं बन रहा है। अगर जब इस तरीके का लॉजिक लगे तो फिर आप पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके मत चलिए, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लेके चलेगा। और ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि अब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट के पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि उनका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। अब यहां देखिए, अगर आप यहां से यहां जाएं, ये देखो इस तरीके से डायगोनली बॉक्स एफ, ये यानी ये आपका जो स्क्वायर है एफ और ए को, अब देखें अगले डायग्राम में ये कहां बना, स्क्वायर एफ और ए। ध्यान से सुनना, ये पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से आपका बना। दूसरा अगर आप चेक करें, दूसरा अगर आप किसको चेक करें, ये देखो आर एफ या एस, या फिर एस एफ आर को अगर आप चेक करें, एस एफ और आर, बड़े ध्यान से देखना डायगोनली में एस एफ आर को आपका इस तरीके से रखा गया। समझ में आया? यानी जो आपका बॉक्स यानी ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर है, फिर एफ और ए, स्क्वायर एफ ए ऐसा रखा गया, एस एफ आर, अब देखो इसको ऐसे रखा गया एस एफ आर, ठीक है। तो यहां से ये बना, और जो आपके पास ये बना 3O और 9, अब आप इसमें परेशान मत होना कि 3O9 आपका किस तरीके से आया। आप केवल इन पैटर्न को पहचानोगे जिनको मैंने ब्लू और ग्रीन कलर में रखा है, इनको इस तरीके से रखा गया। यानी जब आप पहले से दूसरे में गए तो आपके पास ये पैटर्न लगा। ध्यान से समझ में आया? अब जब आप दूसरे से तीसरे में गए तो क्या हुआ, दूसरे तीसरे में जब आप गए तो देखो ये जो आपका SOA है, इस तरीके से देखें SOA। अब दूसरे से तीसरे को बड़े ध्यान से देखें क्या हुआ, जब दूसरे से तीसरे में गए तो SOA ये वाली लाइन आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो SOA जो यहां पे था 3F स्टार, ये और ऊपर चला गया 3F स्टार, और जो सबसे ऊपर था रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर 9R, ये सबसे नीचे आ गया। यानी ये ऊपर गया, ये वाला और ऊपर गया, और ये वाला सबसे नीचे आ गया। क्लियर है? पहले से दूसरे में क्या हुआ, दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, सबको समझ में आ गया। अब तीसरे से चौथे में देखें तो फिर वही पैटर्न लगेगा। कौन सा पैटर्न? कि आपका ये वाला 3O और R को देखो, जो डायगोनली में थे वो आपके इस तरीके से चले गए, RO3। ध्यान से देखना जो पहले में हुआ था 3OR यानी RO3। और ये देखो बॉक्स, ये वाला जो रेक्टेंगल है और ये स्टार, रेक्टेंगल O स्टार, रेक्टेंगल O स्टार आपका इस तरीके से बना। समझ में आया? अब अगले में क्या होगा, अगले में ये होगा कि ये RS स्टार आपका ऊपर जाएगा, RS यहां पे स्टार आएगा, ये वाला हिस्सा और ऊपर जाएगा यानी FO, और यहां पे कौन आएगा 9, और ये वाला सबसे नीचे आ जाएगा रेक्टेंगल या स्क्वायर A और 3। अब देखो एज इट इज ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा हमको एज इट इज दिखाई दे रहा है कहां, ऑप्शन बी में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सीरीज के नॉन वर्बल का, और इसमें आपने इस तरीके से पैटर्न को पहचानना है। अगर एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज कर रहा है
और उस जगह का कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपको फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लेना पड़ेगा। और ग्रुप ऑफ एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया, बॉक्स यानी ये रेक्टेंगल एफ और ए, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को लेके फिर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पैटर्न बना, तो आपका आंसर इसमें कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये आपके पास जो क्वेश्चन बना है ये डिक्शनरी ऑर्डर से बना है। और इसमें क्या कहा गया? उसने ये कहा इसमें अगर आप इन सीक्वेंस को, जो आपके पास 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं तो ये जो 5 ऑप्शन है आपके पास, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखिए आपके अनुसार क्या आंसर आना चाहिए, फिर मैं आपको इसका सीक्वेंस बताता हूं, इसकी अप्रोच बताता हूं कि जब भी आपको डिक्शनरी ऑर्डर वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो किस तरीके से आपको इनको लेके चलना है। ठीक है, चलो बनाएगा एक बार इसको, फिर मैं अप्रोच पे काम करता हूं कि कैसे आपने कम से कम समय में इन प्रश्नों को बनाना है। देखिए, जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने जाएं तो सबसे पहले देखिए कि इन 5 शब्दों में ऐसे कितने लेटर हैं जो आपके एक जैसे पोजीशन पे हैं। ठीक है, अब आप यहां देखें, पहले 2 लेटर ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू, ये एक जैसे हैं, तो यहां से तो हमें कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मिलेगा। अब इन सभी शब्दों के तीसरा एलिमेंट देखो, इसका तीसरा अगर एलिमेंट देखें टी, टी का मतलब 20, तीसरा एलिमेंट टी, टी का मतलब 20, तीसरा टी 20, और यहां देखो ये 19 है, S 19 होता है और R कितना होता है आपका 18। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने हर एक शब्द के तीसरे एलिमेंट को देखें तो ये तीनों तो 20 आए, ये क्या है आपका 18 और 19, और 18 और 19 में से पहले कौन आना चाहिए? 18 वाला। 18 वाला मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? 5 वाला। 5 के बाद अगला कौन सा आना चाहिए? 4 वाला। अब दिए गए ऑप्शन में आप ऐसे ऑप्शन चेक करो जिसके पहले 2 5 और 4 हैं, तो वो कहां पे हैं? केवल ऑप्शन 4 में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यानी जब भी आप डिक्शनरी ऑर्डर को करें तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के अप्रोच पे जा सकते हैं। अब देखो, बाकी औरों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी ऑप्शन में हमारे पास पहले 2 आपके 5 और 4 से आ गए, यानी 5वां शब्द पहले आना चाहिए, फिर चौथा वाला शब्द आना चाहिए, और ये केवल कहां है आपके पास? ऑप्शन 4, यानी तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके पास फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया है। अब इस प्रश्न को देखें, और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बार अप्रोचेस बताया है। क्या अप्रोचेस बताया है? कि अगर इस शब्द में जो लेटर हैं अगर वो सबके सब यहां हैं तो फिर इन्हीं लेटर को आपस में जगह बदल दी गई। लेकिन हमने क्या देखा, यहां जो लेटर हैं वो लेटर आपके पास यहां नहीं हैं। जो लेटर आपके पास जेब्रा में हैं वही आपके कोड में नहीं है, और जब ऐसा होता है इसका मतलब पर्टिकुलर लेटर में या तो कुछ ऐड हुआ है या तो कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहां सीक्वेंस किस तरीके से चलना है वो आपने चेक करना है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, आपके अनुसार कितना आंसर आना चाहिए, कितना आपको समय लग रहा है, उसके बाद में इस क्वेश्चन की अप्रोचेस और आंसर में चलता हूं कि पर्टिकुलर इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए और इसको बनाइएगा एक बार कि आपका आंसर क्या बन रहा है, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं। अब देखिएगा, अगर हम यहां चेक करें, आपके पास पहला दिया गया जो वर्ड है वो है DOING, और इसका जो कोड दिया गया वो आपको दिया गया BQTOV। ध्यान से देखें, अगला वाला आपको जो पूछा गया STORM का पूछा गया, STOR और M। अब एक बार देखते हैं, तो मैंने आपको कहा है आप अप्रोच में क्या रखिएगा कि इनके लेटर पोजीशन को लिखे। देखो, D आपका कितना होता है 4, O कितना होता है आपका 15, I कितना होता है 9, N कितना होता है 14, G कितना होता है 7, B आपका 2 होता है, Q 17, T की पोजीशन 20, O का 15 और V का कितना होता है 22। अब यहां कोई भी अल्फाबेट उठे, जैसे हमने D को उठाया, D का नंबर 4 चेक किया, तो 4 को अगर देखें तो कहां कहां जा सकता है, तो 4 को हमने सामने देखा, ये आपका 2 हुआ। और अगर आप इसी तरीके से दूसरे वाले शब्द को देखें जहां पे आपको दिया गया कि जो ZEBRA, जेब्रा, देखो ZEBRA
FEBRA, इसका जो कोड दिया गया FAAK और B दिया गया। अब इसकी लेटर पोजीशन देखें, ये 26 होता है, 5 होता है, 2 होता है, 18 होता है, 1 होता है। ये 6 1 1 किंग्स 11 और ये K का 11 हो गया और B का कितना हो गया 2। तो देखो अगर आप यहां से यहां देखिए, आपने -2 किया तो यहां से यहां देखें तो -2 नहीं हुआ है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये सामने सामने कहीं मैच करेगा, तो ये सामने कहीं मैच कर नहीं रहा। क्या 4 के नियरली और कुछ दिखा आपको? नहीं, तो ऐसा कोई भी नजर नहीं आया। जब ऐसा नहीं होता तो अब बड़े ध्यान से देखें, इसमें लॉजिक क्या लगा आपका? लॉजिक ये लगा, देखो D का आपने अपोजिट करना है। D का अपोजिट क्या होता है? W। O का अपोजिट क्या होता है? L। I का अपोजिट क्या होता है? R। N का अपोजिट क्या होता है? M। G का अपोजिट क्या होता है? T। यानी ये कहां से आए? इनका अपोजिट आपने करना था। अब क्या हुआ? अब अपोजिट किया तो देखो L की लेटर पोजीशन कितनी होती है? 12। 12 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए? यहां से यहां 5 ऐड हुआ, यानी L से Q। देखो R 18 होता है, R कितना होता है? 18 होता है। और अगर आप 18 से 20 में आए तो 18 से 20 में कितना आता है? +2। M 13 होता है, ये 15 होता है, +2। T 20 होता है, V 22 होता है, +2। और यहां देखो D का अपोजिट W। W में कितना जोड़ेंगे? 2 आ जाए। आपको पता है B की लेटर पोजीशन कितना और होता है? 28। ये मैं आपको प्रीवियस उसमें बता चुका हूं। अब W से 23 होता है, 23। 23 से 28 बना तो कितना ऐड हुआ? +5। यानी क्या हुआ? उसको यहां क्रॉस चेक करो। Z का अपोजिट A, E का अपोजिट V, B का अपोजिट Y, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z। अगर आप A में कितना ऐड करें, देखो ये आपका 1 होता है, ये 6 होता है, +5। V से अगर आपने A बनाना है तो आपको पता है A का कितना होता है? 27। यानी जब V से ये बनेगा तो कितना ऐड हुआ यहाँ पे ऐड हुआ कितना? V से जब A ऐड हुआ, ध्यान से देखें, V से जब A बना तो कितना ऐड हुआ यहाँ पे? +5। अगर आपको Y से A बनाना है तो आपको पता है A की लेटर पोजीशन 27 भी होता है, तो ये कितना होता है? 25। 25 में कितना जोड़ा? 2 ऐड किया। I से आपको K बनाना है तो I से K कैसे बनाओगे? ये आपका कितना होता है? 9। ये कितना होता है? 11। 9 और 11 कितना हुआ? +2। और Z से ये बनाएंगे तो ये भी आपका कितना होगा? +2 होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी आपका पैटर्न क्या चल रहा है? +5 +5 +2 +2 +2, यानी पहले अपोजिट करना है। अब देखो S का अपोजिट क्या होता है? H। T का अपोजिट क्या होता है? G। O का अपोजिट क्या होता है? L। R का अपोजिट क्या होता है? I। M का अपोजिट क्या होता है? N। अब यहां से आपने प्लस कर, तो पहले में +5 ऐड करो। तो अगर आप H में +5 ऐड करते हैं, H का लेटर पोजीशन 8 और +5 13 पे आपको क्या मिलेगा? M। ठीक है, यानी आपके लेटर की शुरुआत, आंसर की शुरुआत M से शुरू होना चाहिए। G 7 में कितना ऐड करना है? +5। और 7 में +5 ऐड करोगे तो 12 का मतलब क्या होना चाहिए? L। बाकी आपका पैटर्न यही चलेगा, +5 +5 +2 +2 +2। कब? पहले आपने अपोजिट करना है, उसमें +5 +5 +2 +2। ML। अब आपको ML कहां पे दिखाई दे रहा है? केवल ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? सही आंसर होगा। समझ में आया? तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा? ML। आगे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका N, K और P भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न समझ में आया? CGL CPO का जो पहला शिफ्ट हुआ था ना, उसमें भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन बना था, वहां भी मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि कैसे आपने करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, और अगर ये कोडिंग डिकोडिंग का है तो एक बार इसको समझिएगा किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, फिर मैं इसके लॉजिक और आंसर पे आऊंगा कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। ध्यान से देखना, इस वर्ड में जो जो लेटर हैं, क्या वही लेटर आपके यहां हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसे लेटर हैं जो आपके मैच हो रहे हैं और कुछ लेटर ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे हैं। तो फिर यहां किस तरीके से आप सॉल्यूशन पे जा सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, किस तरीके से हम जाएंगे। HIGHLY। ठीक है, यहां देखना, HIGHLY, और इसका जो कोड है आपको दिया गया GRH, फिर दिया गया YOH। अगला आप देखें
तो आपको पूछा गया है HORROR का, HORROR। अब यहां देखें हुआ क्या, ये आपका एज इट इज है, ये आपका एज इट इज है, H आपका एज इट इज है, Y आपका एज इट इज है, और I का अपोजिट क्या हो गया R, L का अपोजिट क्या हो गया O, यानी बीच वाले जो हैं वो क्या हैं आपके अपोजिट, बीच वाले क्या हैं अपोजिट। समझ में आया? अब देखो इसका मतलब आपका H यहां पे आएगा, आपका R यहां पे आएगा, O का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है L, यहां पे कौन सा वाला टर्म आना है अपोजिट, आपका R यहां पे जाएगा, ये वाला R यहां पे जाएगा, O का अपोजिट क्या होता है L, तो बीच वाला आपका अपोजिट है, जबकि पहले और तीसरे पे जो एलिमेंट है वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो फिर देखो कौन सा आपका आंसर होना चाहिए, RLH कहां पे है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी 30वें प्रश्न के लिए और आज का जो चौथा क्वेश्चन था उसके लिए आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, बड़ा आसान आपके पास लॉजिक बनता है और ये प्रश्न आपके पास इतने आसान बने हुए थे, ज्यादा समस्या इसमें है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है नंबर सीरीज का, और नंबर सीरीज का भी मिसिंग वाला है। अब मुझे पता है आप सभी लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो यहां देखो फिर आपके पास क्या आंसर बना, इसको चेक कीजिएगा। देखो नंबरों में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो यहां से यहां देखें एक बार नंबरों के गैप को निकाल के देखें कितना आपके पास बनना चाहिए। तो अगर आप अल्टरनेट में जाएं तो 15 से 21 जाएंगे तो कितना ऐड हुआ, +6। 21 से 27 में जाएंगे तो यहां भी कितना ऐड हुआ, +6। 19 से 25 में जाएं तो 9 और 6 15, कितना ऐड हो रहा है, +6। तो इसका मतलब है अगर आप 25 में आगे कितना जोड़ें, +6, तो कितना आना चाहिए आपके पास, 31। और इससे आसान और क्या आपके पास पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बेहद आसान प्रश्न था, इस तरीके से आप ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन है इनको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो पूछा गया वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम में ये आपका सिंपल रिलेटिव वाला वेन डायग्राम है, और इसमें पूछा गया एनिमल, कैट और डॉग्स में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखो आप लोगों ने सभी ने आंसर निकाल लिया होगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो अगर आप एनिमल से कैट में देखें तो एनिमल से कैट में अगर आप देखें तो सभी कैट क्या होती हैं, एनिमल। कौन सा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन। कैट और डॉग में देखेंगे तो कैट और डॉग में कोई भी रिलेशन नहीं होता। डॉग और एनिमल में कौन सा रिलेशन होता है, ऑल का रिलेशन होता है। तो फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी। किस तरीके से, सबसे बाहर कौन आ जाएगा आपके पास, एनिमल आ जाएगा सबसे बाहर, और ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कैट और डॉग। कि देखो सभी कैट क्या है, एनिमल, इसलिए मैंने कहा कैट से एनिमल में ऑल का रिलेशन, डॉग से एनिमल में भी ऑल का, सभी डॉग क्या होते हैं, एनिमल, और कैट और डॉग का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इनके लिए जो परफेक्ट वेन डायग्राम है वो आपका कौन सा सेटिस्फाइड कर सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिया गया ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन से भी पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, कोडेड ब्लड रिलेशन। एक बार इस क्वेश्चन को आप लगाएगा, प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है इसमें अगर ऐसा है तो इफ $A तो पूछा गया हाउ इज R रिलेटेड टू A ने R को क्या कहना है। इस प्रश्न को आपका निकालना है, इसका जवाब क्या आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को विजुलाइज करके आप आंसर निकालें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है, लास्ट कई इतने हमने पेपर कर लिए, 2-3 पेपर, वहां भी हर जगह ये बना हुआ है। तो देखो कैसे आएगा, $C का मतलब देखो, डॉलर का मतलब क्या है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे का मदर है, यानी M इज मदर ऑफ K। तो डॉलर का मतलब मदर हो गया, तो यहां भी डॉलर का मतलब क्या होगा, मदर। ऊपर क्या था, $M यानी M मदर है K की, तो यहां भी क्या हो जाएगा, A इज मदर ऑफ C। A जो है मदर है किसकी, C की। चलो C और R में जो है @ दिया गया, और @ का मतलब क्या है, हस्बैंड, और इसका क्या बनता है, फर्स्ट पर्सन हस्बैंड होगा सेकंड का, यानी C हस्बैंड है R का, और अगर C हस्बैंड है R का तो R कौन हो जाएगी, वाइफ ऑफ C।
ठीक है, तो क्या पूछा गया, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, ए ने आर को क्या कहना है। तो देखो ए और आर में क्या रिलेशन है, बताओ, ए आर को क्या कहेगा, ए का जो सन है, ये सन की कौन है, पत्नी, ए का बेटा कौन है, सी, और सी की पत्नी कौन है, आर। तो आंसर क्या आएगा, सन्स वाइफ। सन्स वाइफ का मतलब हो गया पुत्र की पत्नी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 कि ए ने आर को क्या कहना है, ये तो कहा गया हाउ इज द आर रिलेटेड टू ए, तो ए ने आर को क्या कहना है, उसका जो बेटा है, बेटे की वाइफ है। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा आपके पास, आंसर बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 सन्स वाइफ। क्लियर है यहां तक, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न में। क्वेश्चन आप साथ साथ में लगाते रहे ना। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास डिक्शनरी ऑर्डर वाला पूछा गया और बहुत बारी एग्जाम में बनते हैं, तो अप्रोच आपने वैसे ही रखना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। अगर आप इन पांचों शब्दों को देखें तो इन पांचों शब्दों में देखो आपका ये क्वेश्चन जो है कई बार ऑप्शन की सहायता से सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन की सहायता से किस तरीके से सॉल्व होता है, अब इसको यहां भी देखें। इन सभी शब्दों में अगर आप पहले 3 एलिमेंट देखें तो वो एक जैसे हैं, एफ ओ आर, 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 तो यहां से कोई भी मदद नहीं मिलेगा। अब इन सभी शब्दों का जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ लेटर, उसको चेक करें। फोर्थ लेटर है एम, एम का मतलब 13, फोर्थ लेटर है ई, ई का मतलब 5, फोर्थ लेटर है ई, ई का मतलब 5, फोर्थ लेटर है जी, जी का मतलब 7, फोर्थ लेटर है जी, जी का मतलब 7, फोर्थ लेटर है एल, एल का मतलब 12। अब यहां पर थोड़ा सा प्रश्न फंसा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर आप यानी आपका इन सभी में सबसे पहले कौन आना चाहिए, जो सबसे छोटा नंबर है, और इन दोनों में यही सबसे छोटे नंबर हैं, यानी आपका जो लेटर आना चाहिए इन दोनों में से ही कोई पहला आना चाहिए। अब सभी ऑप्शन को अगर आप देखें तो सभी ऑप्शन में जो पहला है वो 2 2 2 2 दिया गया, यानी पहले दिया गया 2 3 2 3। तो यहां देखो इसमें भी पहला 2 ऑप्शन को देखें 2 3 है, और यहां भी क्या है 2 3 है। तो आपको 100% यह है कि इन चारों में से अभी भी कोई आंसर आएगा, और इतना कंफर्म है कि सबसे पहले 2 वाला आएगा, फिर कौन आएगा 3 वाला। कहां से पता चला, ऑप्शन की सहायता से। यहां तो हम गए भी नहीं, हमें तो केवल यह पता लगा है कि इनमें से ही कोई एक पहले आएगा। अब 2 3 में से देखो तीसरा शब्द, देखो तीसरा जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपके पास इन दोनों में से कोई एक पहला आना चाहिए। कौन में से, क्योंकि 5 के बाद अगला बड़ा नंबर 7 ही है। अब देखो 7 में पता करने की कोशिश करते हैं कहां तक। तो देखो इसमें देखो पहले 4 लेटर एक जैसे हैं, पहले 4 लेटर एक जैसे हैं, एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी, तो यहां से तो मदद नहीं मिलेगा। अब इनका 5वां लेटर देखो, 5वां लेटर कौन है इसमें, 5वां लेटर है ओ, ओ का मतलब 15, इसमें 5वां लेटर है ई, ई का मतलब क्या हो गया 5। यानी सबसे पहले तो 2 और 3 आने चाहिए थे, तो 2 और 3 को तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इन दोनों में से भी कंफर्म हो गया, जो छोटा नंबर है यानी पहले 5 वाला आना चाहिए, फिर 4 वाला, तो पहले 5 फिर 4। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, जहां हमें कुछ ऐसा दिखे 2 3 5 4, तो कहां पर नहीं है 2 3 5 4, 2 3 5 4 नहीं है, 2 3 5 4 नहीं है, 2 3 5 4 है, इसमें नहीं है। तो फिर इसके लिए आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। बाकी आगे आप चेक मत कीजिएगा कि अगले 2 क्या आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समय बचाना है, तो कम से कम समय में क्वेश्चन बनाना ही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा वाला प्रश्न आपको पहले भी पूछा गया था। अब इसने क्या कहा, आपको साइन को एक्सचेंज करना है, क्योंकि डिवाइड का प्लस का मतलब आपको क्या दिया गया, इसमें प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है एडिशन, इनटू का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है, और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो फिर इसको निकालिएगा, कैसे आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को, आपको ब्रैकेट को ध्यान में रखना है, ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्यूशन में जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए इनको एक बार, चलिए सबसे पहले आपका जो ब्रैकेट सॉल्व होता है वो छोटा वाला ब्रैकेट यानी स्मॉलर ब्रैकेट, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में आपका बिग वाला यानी बड़ा ब्रैकेट आपका सॉल्व होता है। ब्रैकेट को तो सॉल्व में ध्यान में रखना ही है, साथ साथ में अपने साइन को भी ध्यान में रखना है। तो देखो क्या आंसर बनना चाहिए आपके पास 25। अच्छा, इनटू का मतलब क्या कहा गया, माइनस, इनटू
13, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन लगाओ, फिर 3 और डिवाइड का मतलब क्या दिया गया आपके पास, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 इंटू 3, ये आपका छोटा ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर आपके पास प्लस है, प्लस का मतलब क्या दिया गया, प्लस का मतलब है डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडेड का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट में लिखा गया 3 माइनस 4, माइनस का मतलब क्या है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन का साइन लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट बंद, डिवाइड का मतलब क्या दिया गया, मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में क्या लिखा गया 5। अब देखो इसको कैसे आपने सॉल्यूशन करते हुए जाना है और आंसर इसको निकालने की कोशिश करना है कि आंसर कितना आता है। अब देखो ये इस तरीके से ब्रैकेट आपका लगेगा, फिर आपका ये 25 और 13 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 12, ठीक है, 12 प्लस यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा 9, अब ये आपका मिडिल ब्रैकेट बंद, यहां देखो बीच में फिर डिवाइड का साइन है, 3 और 4 कितना होगा 7, और फिर बाहर से क्या है इंटू 5। अब देखें आप 12 और 9, अब मिडिल ब्रैकेट में आपके पास क्या बनेगा, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, ये आपका मिडिल बंद, डिवाइडेड, अब डिवाइडेड आपके पास यहां पर 7 है और बाहर से कितना है इंटू 5। अब देखें अगर आप 21 में डिवाइड करेंगे 7 का तो कितना आएगा 3, और बाहर से क्या है इंटू 5, और 3 इंटू 5 कितना होता है आपका 3 इंटू 5 होगा 15, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 यानी 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस चीज को आपने ख्याल में रखना है कि आपका यहाँ पूरा का पूरा जो वर्क करेगा वो बोर्ड मार्क्स के तहत आपको काम करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले होता है स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट इनको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सॉल्यूशन का जो आपके पास अप्रोच, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर आपका मिडिल वाला, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाद अगला आपका ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से भी चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्लॉग्स का दिया गया और स्लॉग्स में आपको पूछा गया बताओ ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो आपका फॉलो करेगा, ठीक है, देखते रहेगा, बड़ा आसान सा है कि आपका कुछ जो केक हैं वो क्या है आपके पास बिस्किट, और कुछ बिस्किट आपके क्या हैं चॉकलेट हैं, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाला आपके पास चॉकलेट है और सबसे पहला वाला आपके पास केक है। अब इसने कंक्लूजन क्या पूछा, सम बिस्किट आर केक, कुछ बिस्किट केक हैं, तो बिल्कुल दिखाई देता है, तो पहला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा सम केक आर चॉकलेट, कुछ केक आपके चॉकलेट हैं, तो देखो बच्चों केक और चॉकलेट में आपका कहीं दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनना चाहिए, आंसर बनना चाहिए आपके पास फोर्थ वाला, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज द फॉलो, यानी केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, ठीक है। चलिएगा तो इसका आंसर आपका इस प्रकार बनेगा। आ जाओ 37 में, देखो ये वाला क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके पास एग्जाम में आ गया, यानी इस टाइप का एज इट इज नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आप लेवल है वो आप मॉडरेट से हाई में बता सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन नहीं है आपके पास, क्योंकि हम पिछले 2-3 पेपर हम लगा चुके हैं और हर एक पेपर में हमने देखा कई बार ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर चुके थे और बहुत इजी इनमें लॉजिक था, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा खासा लेवल का है, नहीं आप आसान तो नहीं कह सकते, यानी ये जिस शिफ्ट में पूछा गया था आपका 3 अक्टूबर के दूसरे शिफ्ट में अच्छे खासे लेवल का था। अब अच्छे खासा लेवल किस तरीके का था, जब मैं आपका सॉल्यूशन इसमें बताऊंगा और अप्रोच बताऊंगा तो फिर आपको नजर आएगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, और इसमें लॉजिक बहुत अच्छा खासा था, तगड़ा लॉजिक भी कह सकते हैं। अब मैं एक लॉजिक सामने रखूंगा, आप अगर उसको इजी बना सकते हो तो और अच्छी बात है, उसको देखना इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस लॉजिक को और ज्यादा इजी कर सकते हो तो, ठीक है। चलिए तब तक आप लगाइएगा इसको कैसे आप बना सकते हो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में लॉजिक आपके पास वास्तव में था क्या। देखो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, तो बाकी मैं हिडन कर देता हूं। अगर आप देखें तो आपके पास यहां लिखा गया था
15, 21 और फिर था आपके पास 66। अब इसमें लॉजिक पहचानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आपके पास इसमें लॉजिक क्या लगा था। ठीक है, तो ये लॉजिक जो इसमें था वो इस तरीके से था, 15 प्लस 21 दिखाई दे रहा होगा। फिर था आपका इसमें 15 प्लस 20। देखो मैं इसीलिए कहा था कि इसमें लॉजिक आपके पास बहुत अच्छा खासा पूछा गया था। ये था आपके पास 15 प्लस 21। आगे देखें तो फिर बीच में अगर आप इसको घटाएंगे -21 -15, ये देखिएगा। अब इसके बाद इतने में ही आपका एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हुआ। एग्जामिनर आपका इतने में ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने इसमें और तगड़ा लॉजिक का यूज किया। अगर आप केवल इतने में जाएंगे तो देखो 15 और 21 तो कितना होता है आपका, हो जाएगा 15, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये तो कितना हुआ आपका 36 है ना। -21 और 15 तो ये कितना हुआ 6। अब हमको कहीं ना कहीं यहाँ चीजें सेटिस्फाइड करते हुए 66 तक जाना था, लेकिन इसके बाद उसने जो चीजें लगाई वो क्या लगाया था, इसको डिवाइड किया था 2 से। अब ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा लॉजिक था इसमें और बहुत तगड़ा आप इसको कह सकते हैं, और इंटू 2। अब देखो इस तरह से बनाया आपका 36, ये वाला आया, ये आया -6, और ये वाला आप इस तरीके से रखें, यहां से बाहर में था आपके पास डिवाइडेड 2 और फिर बाहर से इंटू 2। अब इतने में अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर चीजें सही हैं। अब देखो बॉड मास के रूल के तहत ये आपकी चीजें क्या चल सकती हैं, इसमें देखो ये आएगा आपका 36 माइनस 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो कितना आएगा 3, और इसके बाहर से इंटू 2। अब देखो 36 में से 3 गया 30, और 30 का अगर 36 में से 3 गया 33, और 33 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 66, यानी कौन सा, थर्ड वाला मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं। देखो तो इसी तरह के आपका किस में भी चलेगा, ये इसमें भी चलेगा 9, 17 और ये 44। अब देखो क्या हुआ, ये चला आपका कुछ इस तरीके से, पहले 9 प्लस 17, देखो 9 प्लस 17 किया, फिर -17 -9 किया, इसका डिवाइड करना था 2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना था 2 से, इस तरीके से। अब यहां देखो क्या होगा, ये होगा आपका 9 और 7 16, कितना हो गया 26 हो गया, -17 में से 9 गया, कितना आएगा 8 आएगा, और ये डिवाइडेड था किससे, 2 से, और बाहर से फिर 2। आगे देखें 26 माइनस, अब देखो 2 का डिवाइड इसमें करोगे 4, फिर बाहर से क्या है इंटू 2। अब 26 में से 4 गया 22, और 22 का क्या करो डबल करो, तो 22 का डबल आपको क्या मिलेगा 44, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है आपका इस तरीके से चीजें। अब जब इसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन है तो जाहिर सी बात है अब आपके ऑप्शन में भी आपको इतनी ही लंबी कैलकुलेशन करेगी। और बार तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को लगा के आंसर बना लेते थे, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर्टिकुलर आपको ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में कहा था ये आपका मॉडरेट से हाई लेवल का हो सकता है, क्योंकि पहले तो इसके लॉजिक पहचानने में समस्या लगनी थी और उसके बाद इसके हर एक ऑप्शन को भी हमें चेक करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ऐसा हर एक बार नहीं होता कि हर एक शिफ्ट में आपका इतना ही कठिन लॉजिक लगे, कुछ ना कुछ कई शिफ्ट में ऐसे होते हैं कि आपके पास आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप प्रीवियस शिफ्ट में देखें तो आपके पास यही क्वेश्चन काफी आसान बने थे, तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसमें कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन 4 को बनना चाहिए। तो इस लॉजिक को आप जरूर लगाएगा, आपका आंसर 4th बन जाएगा। और अगर आप इससे इजी लेवल में चीजों को बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को सॉल्यूशन के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को कि किसने इसका सही आंसर दिया और कौन इसको इजी लॉजिक में कन्वर्ट कर सका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपका सीरीज का है, और सीरीज में अगर आप देखें तो नंबर आपके पास बहुत ज्यादा गैप में नहीं है। अब देखो यहां से अगर आप देखें, अगर आप 18 से 31 में जाएं या 18 से 27 में जाएं या फिर कैसे भी जाएं तो कैसे आप इसको बना सकते हैं। 18 से अगर आप 31 में जाए तो कितने का अंतर आया आपका +13 का। 31 से 44 में जाओ, यहां भी कितने का बनेगा आपका, तो देखो यहां भी बनेगा +13, यहां से यहां जाओगे तो यहां भी कितना बनेगा +13। यानी अल्टरनेट में जब हमने चीजों को चेक किया तो ये आपका +13 +13 +13 चल रहा था। आगे देखें जरा, यहां 27 से जब यहां तक जाओगे तो कितना बनेगा आपका
7 और 6 13 प्लस 16। यहां से जब आप यहां जाएंगे तो यहां भी कितना बनेगा प्लस 16, यानी नेक्स्ट यहां से जब हम यहां जाएंगे तो यहां भी कितना बनेगा प्लस 16। और देखो 9 और 6 आपका पास 15 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7। तो फिर आंसर कौन सा बना आपका 75, यानी इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए 75। यानी पिछले क्वेश्चन को हम कह सकते थे बहुत अच्छे लेवल का था, ऐसा था जहां आपका दिमाग घूम जाएगा और आपका वो दिए गए समय में कई बार आंसर निकलता भी नहीं है। इस वजह से इस नए टाइप में क्या हो जाता है, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप करना होता है मजबूरन टाइम को देखते हुए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी से आंसर बन भी जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग से पूछा गया। और पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको क्या पूछा गया, अगर आप इस पेपर को खोलते हैं तो आपके पास दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर आना चाहिए। एक बार मैं यहां से स्क्रीन से हटता हूं, एक बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, कौन सा आपका आंसर आ रहा है बड़े ध्यान से विजुलाइज कीजिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 10-12 सेकंड में आपका ये भी आंसर निकल जाना चाहिए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं इसको बताता हूं कि इसमें आपका सही आंसर कौन सा आना चाहिए। देखो, पेपर फोल्डिंग और कटिंग का एक रूल होता है कि पेपर जिस तरीके से फोल्ड होता है सेम उसी तरीके से आप पेपर खुलता भी है। और जब पेपर खुलता है तो वो फोल्ड से जब खुलेगा तो उस दरमियान मिरर इमेज बनाता है। अब क्या हुआ, जब आप पेपर को लास्ट में देखें तो ये पेपर आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे कौन सा इमेज बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। और मिरर इमेज में आपको पता है क्या होता है, अगर ये डायमंड्स आपको यहाँ दिख रहा है तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, इस स्क्वायर का मिरर इमेज आपको यहां दिखेगा। और ये वाला स्क्वायर, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही रखते हैं, ये देखो। और ये जो रेक्टेंगल सा दिख रहा है आपको यहां दिखेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आप यहां से यहां जाएंगे तो ये पेपर नीचे की तरफ खुलेगा, यानी अब ये वाला मेरे लिए मिरर का काम करेगा। और जब ये मिरर का काम करेगा तो देखो, इस वाला जो रेक्टेंगल है ये आपका यहां पे बनेगा, ये जो स्क्वायर सा आपको दिख रहा है वो यहां पर बनेगा, ये काइट सा जो आपको दिख रहा है ये आपको यहां दिखेगा। फिर क्या होगा, फिर वही चीजें होंगी, इसका आपके सामने ही बनेगा ये वाला, थोड़ा इसको रेक्टेंगल के शेप में ही बनाए ऐसे, और ये वाला आपका यहां पे बनेगा, और ये वाला आपका डायमंड कलर, डायमंड सा आपको यहां पे नजर आएगा। अब देखिए आप, ऐसा आपको हूबहू कहां नजर आ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको हूबहू नजर आया, ये आया आपको कहां, ऑप्शन बी में। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चीजों को बना सकते हैं, और जहां आपको आसानी सा दिख रहा है तो इस तरीके से भी आप इस अप्रोच पे चल सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पेपर कटिंग फोल्डिंग आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर उस पर आगे फिर कभी अगर कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा तो वो चीजें भी आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला, फिर से आपके पास ब्लड रिलेशन भी कौन सा वाला, कोडेड ब्लड रिलेशन। और अगर कोडेड ब्लड रिलेशन आपको पूछा गया तो आप चीजों को उसी तरीके से लगाएगा जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए आया था। ठीक है, 2 सेकंड आपके लिए टाइम रखा हुआ है, आपने बिग वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके आंसर बनाइए। आंसर आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, इतना कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब इसने ये पूछा आपका, हाउ इज द वाई रिलेटेड टू जेड, यानी जेड वाई को क्या कहेगा। अब ध्यान से देखो क्या कहेगा, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, कौन किसका हस्बैंड, पहला वाला व्यक्ति दूसरे का हस्बैंड, कहां से पता चला, इस तरीके से। क्यू हस्बैंड होगा एम का, अगर क्यू हस्बैंड है एम का तो एम 100% उसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। एम एंड वाई, एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब क्या दिया गया, मदर, कौन किसकी मदर, फर्स्ट वाला पर्सन दूसरे की मदर, यानी एम मदर है वाई की। एंड का मतलब क्या दिया गया यहाँ, मदर। अच्छा, ये कौन, ए, अच्छा पहला वाला व्यक्ति दूसरे की मदर, यानी एम एंड वाई। अच्छा, इसको देखना जरा, क्यू क्या था, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एट द रेट का मतलब ए इज द हस्बैंड। क्यू अगर हस्बैंड है तो एम का जो जेंडर आना चाहिए वो फीमेल आना चाहिए, उसको गलती से प्लस रख दिया। ठीक है, दूसरे में देखो एम एंड वाई का मतलब हो गया, एम इज द मदर ऑफ, मतलब फर्स्ट वाला मदर है दूसरे की, एम मदर है वाई की, और अगर एम मदर होगी वाई की तो वाई को इस तरीके से आना चाहिए। एट द रेट, फिर से देखो एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हस्बैंड, कौन किसका हस्बैंड, वाई हस्बैंड होगा जे का, और अगर वाई हस्बैंड होगा जे का तो जे कौन हो जाएगी, वाई की वाइफ। फिर देखो हैज का मतलब क्या दिया गया, डॉटर, कौन किसकी डॉटर, जे डॉटर है किसकी, आर की, और अगर जे डॉटर होगी आर की तो आर को यहां पर आना चाहिए।
आर के बाद फिर देखो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, एंड लगा हुआ है, और एंड का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन मदर है दूसरे की, आर मदर है जेड, कौन, देखो आर इज द मदर ऑफ जेड, आर जो है मदर है किसकी, किसकी मदर है, जेड की, और अगर जेड की मदर है तो जेड को फिर जे का सिबलिंग्स में आना चाहिए, क्योंकि जब जे की मदर आर है तो जेड की मदर भी कौन होगी, आर। प्रश्न क्या पूछा गया, जेड वाई से किस प्रकार रिलेटेड करेगा, यानी हाउ इज वाई रिलेटेड टू जेड। अब बताओ जेड ने वाई को क्या कहना है, तो देखो जेड वाई को क्या बोलेगा, ये जेड की कौन है, सिस्टर, और ये सिस्टर का कौन है, हस्बैंड। अगर आप एक रिलेशन की बात करें तो जेड ने वाई को क्या कहना है, ब्रदर इन लॉ, लेकिन ब्रदर इन लॉ तो दिया नहीं गया, तो जेड की जो सिस्टर है, सिस्टर का कौन है, हस्बैंड। तो आंसर क्या बनना चाहिए इसका आपके पास, ऑप्शन 4 कि जेड ने वाई को क्या कहना है, कि जेड की जो सिस्टर है उसका क्या है, हस्बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर ऐसे बना सकते हैं, बड़ा आसान है, इसमें भी ज्यादा कठिनाई आपके पास नहीं आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है सिटिंग अरेंजमेंट से, और सिटिंग अरेंजमेंट में भी पर्टिकुलर ये क्वेश्चन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है। अब इसने क्या कहा, इसमें 6 स्टूडेंट हैं, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना और सांभवी और अवनी। ये 6 के 6 जो लोग हैं एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और इन सबकी जो फेसिंग है वो सेंटर की ओर है, अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो आपको पूछा है हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ मीरा, मीरा के राइट में थर्ड कौन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर आना चाहिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन करके बताता हूं। चलिए देखो, ये लास्ट जो आपका शिफ्ट था उसमें भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। आप देखो कैसे करते हैं, 6 लोग हैं तो आप 6 पॉसिबिलिटी बना रहे हो, 6 पॉसिबिलिटी मतलब 6 जगह बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन 2 पॉसिबिलिटी में चलेगा तो हमें 2 पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या कहा इसने, कहा गया इसमें पहला आर सिटिंग, सभी के सभी फेसिंग इनसाइड हैं, तो आप लोगों ने इसको क्या कंसिडर करना है, सभी लोग अंदर की तरफ इसमें देख रहे हैं। अब कहा गया इसमें जो सांभवी है वो इमीडिएट नेबर है किस किस की, जिज्ञासा और अवनी की। अब देखो यहां पे मैंने सांभवी को बिठाया, सांभवी जो है इमीडिएट नेबर है किस किस की, जिज्ञासा और अवनी की। तो यहां पे मैं एक बार जिज्ञासा को बिठाता हूं और इस जगह पे किसको बिठाता हूं, अवनी को। अब देखो इस पोजीशन को यहां पे हमने सांभवी को बिठाया, और सांभवी जो है इमीडिएट नेबर है जिज्ञासा और अवनी की, लेकिन जिज्ञासा और अवनी में तो हमें नहीं पता ना कि कौन कहां बैठा हुआ है, तो इसलिए इस पॉसिबिलिटी में मैं यहां पर अवनी को रखूंगा, अवनी को, और यहां पे किसको रखूंगा, इस वाली जगह पे जिज्ञासा को, यानी यहां पर। अब आगे देखें, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पे बैठा हुआ है, यानी जिज्ञासा के लेफ्ट में थर्ड। देखो तरुण इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, जिज्ञासा के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, यानी इस जगह पे कौन आएगा, तरुण आएगा। जिज्ञासा के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, इस जगह पे कौन आएगा, इस जगह पे बैठेगा आपके पास तरुण। आगे देखना, मीरा सेकंड राइट ऑफ अवनी, अवनी के राइट में सेकंड मीरा है। तो देखो क्या आप जब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में अवनी का राइट सेकंड देखेंगे तो अवनी का राइट सेकंड यही वाली स्थिति आएगी, लेकिन यहाँ पे तो जगह नहीं है। अब देखो अवनी के राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे अवनी के राइट में सेकंड किसको आना चाहिए, मीरा को, यही तो कहा गया, मीरा सिटिंग सेकंड राइट ऑफ मीरा। अब देखो हु इज थर्ड राइट ऑफ मीरा, मीरा के राइट में थर्ड कौन है, 1 2 3, तो मीरा के राइट में थर्ड कौन है, सांभवी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आना चाहिए वो आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर आएगा। अब इस ब्लैंक में जो खाली जगह है यहाँ पे कौन बैठेगा, वह तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पे नहीं दिया गया वो यहाँ पे आना चाहिए, यानी वो जो जगह है वो किसके लिए हो जाएगी, यहाँ पे नैना के लिए। अब नैना को रखना जरूरी नहीं है क्योंकि नैना का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए उस जगह पे हमने रखा ही नहीं। तो इस तरीके से आपका इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी ही नहीं, ये वाला बन जाएगा।
अगर आप 42वां क्वेश्चन देखें तो 42वां जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको ये पूछा गया अगर हम इन अल्फ़ाबेट की जगह इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को अगर रखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत जल्दी से आप इसको एक बार बनाने की कोशिश करें, मैं फिर इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से आपने बनाना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो m का मतलब है माइनस, तो जहाँ पे भी m होगा वहाँ पे हम माइनस रख देंगे, ठीक है। n का मतलब है डिवाइड, जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे हम डिवाइड को रख देंगे। जहाँ पे भी o होगा o की जगह आपका क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। चलिए, जहाँ पे भी p है p की जगह प्लस आ जाएगा, चलो p की जगह प्लस, o की जगह आपका इनटू आ जाएगा। अब बॉड मास के तहत ही आपको काम करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा, कितना बनेगा यहाँ पे 51, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद लिखा गया इंटू 4 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48 माइनस 29। अब देखो ये कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 प्लस 48 माइनस 29। अच्छा, अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। अब यूनिट डिजिट अलग अलग है तो देखो यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आनी चाहिए यूनिट डिजिट 3। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 3 है, तो केवल ऑप्शन 2 ही ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट आपकी कितनी है 3 है। तो जब आपके पास दिए गए ऑप्शन में सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आप केवल यूनिट डिजिट के माध्यम से भी चीजों को बना सकते हैं और कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में आ सकते हैं। हार्डली इसमें आपका 10-12 सेकंड लगेगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। चलिए 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, 43वां क्वेश्चन भी फिर आपसे पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करें कि क्या होगा। दिए गए इक्वेशन को अगर आपने करेक्ट करना है तो कौन से दो नंबर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो, आपने नंबर को इंटरचेंज करना है, साइन तो इंटरचेंज नहीं करना, तो यहां भी आप फिलहाल डिवाइड पे ही फोकस कीजिएगा कि जहां पे डिवाइड है उसके अगल बगल ऐसा नंबर होना चाहिए जो कंप्लीटली एक दूसरे से डिवाइड हो जाए। अब देखो कैसे करें, 16 और 18, अब यहां पर 18 है, यहां पर 16 है। अगर मैं यहां पर 16 की जगह 18 रखूं तो क्या 18 से ये कंप्लीटली डिवाइड है, नहीं है। 18 से 10 भी कंप्लीटली नहीं कटेगा, ये 10 से 18 नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि मेरा डिवाइड वाले को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दूसरा 2 और 4, अच्छा यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो अगर मैं 2 और 4 को शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर बन सकता है, चलो बन सकता है, तो फिर इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। थर्ड 2 और 24, थर्ड को देखें 2 और 24, अब 2 और 24 की बात कर रहा है, ये रहा 2 और 24। अब अगर आप 2 और 24 को भी यहां एक्सचेंज करें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये भी आंसर हो सकता है। लास्ट में देखें ऑप्शन 4, 24 और 18। अब 24 18 को देखो, मैंने फोकस डिवाइड पे ही करना है, ये 24 है और 18 कहां है आपका, ये रहा। 24 और 18 को भी अगर आप एक्सचेंज करें तो बिल्कुल आपका 24 और 18 में भी आंसर बन सकता है। इसका मतलब मेरा केवल पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ अगर मैं डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, बाकी मेरा एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, यानी इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब इन तीनों में से भी कोई भी आंसर हो सकता है तो फिर अब चीजों को कैसे बनाएं, अब वही टाइम लगेगा, आपको एक एक करके ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तो केवल पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ कि जब मैं 16 18 को लेके गया तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन यहाँ 2 4 है तो 2 और 4 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 24 तो 2 और 24 से भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 18 24 और 18 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, समय लगेगा। अब रैंडमली कोई भी ऑप्शन उठा के आप बना सकते हैं। अब देखो जैसे यहां किया, अगर ऑप्शन 4 को लेके चलें 24 और 18, यानी यहां पे कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 माइनस 24 की जगह कितना रखना है 18, तो यहां पे किसको रखेंगे 18। अब देखो 18 की जगह 24, 24 की जगह 18, और कहीं पे है 24 18 और कहीं पे नहीं है। फिर आगे देखो प्लस 10 इंटू
16 का डिवाइड अगर आप इसमें करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट में आपको कितना मिलेगा 40 मिलेगा। देखते हैं अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन 48 माइनस 18 प्लस, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए अब 48 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा, और ये कितना होगा आपका 100 और 40 कितना हो गया 140। 140 और 30 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 170, और ये कहाँ से आया ऑप्शन 4 से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा केवल ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ, बाकी नहीं हुआ, यानी बाकी हमें रेंडमली चेक करना पड़ेगा, बस जहां आंसर आ जाएगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले चलते हैं 44 में। अरे वाह, 44 वाला फिर से आपको कौन सा ऑप्शन कौन सा चैप्टर से दिया गया, ये फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है बजाय उसके, तो यहां पे ऑप्शन को भरते हुए चलेंगे। ए डिनोट प्लस, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, बी डिनोट इनटू, तो बी की जगह क्या रख दो इनटू रख दो, सी डिनोट माइनस, तो सी की जगह क्या रख दो माइनस, और डी के लिए कहता है डिवाइड, तो डी कहता है डिवाइड। तो चलो करते हैं, तो 13 7 91, पहला वाला कितना हो जाएगा 91 प्लस 60, 91 के बाद फिर प्लस आया, और 4 का डिवाइड जब इसमें करोगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 16। फिर देखो -23, अब यूनिट डिजिट से कर लो क्योंकि सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। तो 1 और 6 7, 7 में से 3 गया 4, और जब 7 में से 3 गया 4 तो यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 4 केवल कहां पे आया ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से बना तो बड़ा आसान सा बना, तो आंसर क्या बनेगा 44 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके पास फिर से सीरीज का भी नॉन वर्बल। एक बार क्वेश्चन को पैटर्न पहचानिए किस तरीके से बनता है, फिर मैं इसके अप्रोच और सॉल्यूशन पे चलूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास सही आंसर कौन सा होना चाहिए। आप देखिएगा इसको, चलिए अब यहां इस क्वेश्चन में हुआ क्या है आपके पास कि इन्होंने क्या किया, देखें ये वाला जो ट्रायंगल है ये थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हुआ, ये ट्रायंगल और ऊपर शिफ्ट हुआ, और ये वाला ट्रायंगल यहां पे शिफ्ट हुआ। अब ये ट्रायंगल जब यहां पे शिफ्ट हुआ तो आपके सर्कल भी सिंपली क्या होते गए शिफ्ट होते गए, और ये सर्कल नीचे। ठीक है, फिर अगले में क्या हुआ, ये ट्रायंगल और ऊपर गया, ये ट्रायंगल और ऊपर गया, तो ये सर्कल, फिर सभी आपके जो एलिमेंट है वो आगे की तरफ शिफ्ट होते हुए चले गए। यानी यहां पे क्या होगा, ये ट्रायंगल आपका और ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहां पे ट्रायंगल, ये यहां पर ट्रायंगल, और यहां पर भी ट्रायंगल, तो यहां कितने ट्रायंगल आपके पास ऊपर आने चाहिए 3 ट्रायंगल। ये सर्कल आपका और इधर आएगा, फिर एक सर्कल यहां पे आएगा, ये वाला इधर खिसकेगा, ये वाला यहां पे खिसकेगा, और ये वाला फिर और नीचे खिसकेगा। तो ऐसा आपके पास बन के आना चाहिए, और ऐसा आपको कहां पे दिखा ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी आप इन चीजों को बना सकते हैं कि आपका एलिमेंट सिंपली शिफ्ट होता गया, तो आपके पास आंसर कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन में अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपको फिर सीरीज का दिया गया, और यहां पे क्या कहा गया, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको फिल कर सकता है। बहुत बार इस चीज को हम बना चुके हैं, आपको भी पता है आंसर किस तरीके से आता है, एक बार इसको चेक कर लो। ये से यहां गए तो कितना ऐड हुआ +2, यहां से यहां गए कितना ऐड हुआ +2, आगे और जाओ +2, 6 में +2 करोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा तो ऑप्शन जी एलिमिनेट। अब देखो HEN, अब देखो यहां दोनों में ऑप्शन EE है, तो हम तीसरे से शुरुआत कर सकते हैं, HEN, तो यहीं से भी आपका कुछ एक से ज्यादा तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। चलो दूसरा भी चेक कर लो एक बार, ये देखो ये आपके पास कितना होता है 8, ये कितना होता है 7, 8 7 6, तो अगला 5 का मतलब E, तो ये भी गया। अब फाइनली अब आप फोर्थ वाले को चेक करें, थर्ड वाले को नहीं, क्योंकि इसमें थर्ड में दोनों में NN है, तो फोर्थ वाले को चेक करो। ये आपका 18 होता है, ये 20 होता है, ये 22 होता है, तो
तो अगले में 22 के बाद 24 यानी क्या आना चाहिए x। तो h e और कौन से वाले में x है आपके पास, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन थर्ड। अच्छा n वाले को क्यों चेक नहीं किया, n वाले को इस वजह से चेक नहीं किया क्योंकि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था। अब इन दोनों में तीसरे में nn ही था तो उसको करने की जरूरत नहीं थी, तो हम सीधे चौथे एलिमेंट में गए और जब चौथा एलिमेंट चेक किया तो 18, 20, 22, तो अगला एक छोड़ के 24। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके भी आपको चीजों को बनाना है। हर एक बार ऐसा नहीं कि डिटेल में आंसर आप निकाल के चलें, क्योंकि इतना समय एग्जाम में होता है नहीं। 47 पिछले जब हमने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन किए थे तो वहां भी आपके पास यहाँ आंसर क्वेश्चन बने हुए थे आपका। जब आपके पास मैंने कहा एक ही डाइस की एक से ज़्यादा पोजीशन हो या दो से ज़्यादा पोजीशन है तो वहां आप कम से कम पहले उन दो पोजीशन को उठाइए जिन दो में कम से कम या फिर केवल एक ही नंबर कॉमन हो, क्योंकि जिन डाइस में या जिन पोजीशन में केवल एक ही नंबर कॉमन होता है तो फिर वहां ज्यादा परफेक्ट आंसर आते हैं, पॉसिबिलिटी में नहीं बनता। तो अगर हम देखें क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, क्योंकि इसने पूछा है 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो इन दोनों में कितने नंबर कॉमन है, 5, 6, 3, 6, 3, 6, 3। देखो 6, 3, 6, 3 कॉमन है ना, यहां देखो 6, 3, 6, 3। अब याद रखना इसने पूछा तो किसका है, 5 का। तो देखो जब भी एक डाइस की दो पोजीशन, किसी दो पोजीशन में दो नंबर कॉमन आ गए तो बचे हुए नंबर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी 5 के अपोजिट हमेशा कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्किंग कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन 4, 2 ही इसका आंसर होना चाहिए। अब आप इसको 1 नंबर कॉमन से भी कर सकते हैं कि देखो क्या कोई ऐसी दो पोजीशन है जिनमें एक नंबर कॉमन है, 3, 6, 2, 4। ये देखो इन दो को देखो, इन दोनों में केवल कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। और आपको पता है जब केवल 2 कॉमन है तो फिर आप चीजों को कैसे बना सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना आप। जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ। तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। यहां से भी मैं 2 को लेके क्लॉकवाइज ही रोटेट होऊंगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन, 2, फिर 1, फिर 4। अब आपको पता है जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वो किसका अपोजिट होगा, 5 का। तो क्या पता चला, 6 का अपोजिट 1, 1 का 6, 3 का 4, 4 का 3, और 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। तो आप इस वाले से करो चाहे यहां से करो, आपका आंसर एक जैसे ही आएगा। तो तब भी आपका आंसर क्या बनेगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आंसर ये बन जाएगा। देखो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर उनको मेंशन कीजिए करें। ठीक है, तो फिर मैं उसको अगली क्लास में और ज़्यादा उस चीज़ से डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा कि आप उसका आंसर सही से फिर समझ सकें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्लासिफिकेशन या एनालॉजी का, उसको यहां जरूर चलिए। सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे एज द नंबर इन द फॉलोइंग सेट। इन दो सेटों में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन आपको थर्ड में चेक करना है कि दिए गए ऑप्शन में से ये कहां पे आपका मैचिंग करता है। चलिए, अब पिछला क्वेश्चन हमने ऐसा किया था तो काफी अच्छा खासा लेवल का पूछा गया था। अब यहां देखेंगे क्या ये वाला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से, बाकी पोर्शन में हिडन कर देता हूं, केवल आपके पास नंबर वाला हिस्सा को रखता हूं। एक बार देखिए इसका आंसर आपके पास क्या बनना चाहिए। अगर आप इसको देखें तो बड़ा आसान है इसका। देखो फर्स्ट और सेकंड, अगर आप फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड से करेंगे, और इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड वाला। कैसे, बड़ा आसान है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, 25 इंटू 3 कितना हुआ, 75, और 75 का आप 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 150। क्या ये लॉजिक दूसरे में भी लग रहा है, बिल्कुल देखते हैं। 13 इंटू 7 कितना आएगा, 91, और 91 का आप डबल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 182। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये लॉजिक काम किया। फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों का मल्टीप्लाई 2 से करो तो आपको थर्ड नंबर मिलेगा। अब ऐसे चेक कीजिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पे वर्क करेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से, 10 5 जा 50, 50 का डबल करेंगे तो 100, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो देखो कई बार क्या होता है शिफ्ट में, ऐसा होता है कि अगर एक ही चैप्टर के एक जैसे क्वेश्चन आपके पास पूछे गए तो एक क्वेश्चन हार्ड पूछ लेता है, एक क्वेश्चन क्या होता है
इजीली भी पूछ जाएगा। तो ये आमतौर पे ही होता है कि हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि हर एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको हार्डली ही पूछा जाए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय या कैलकुलेशन लगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर एक क्वेश्चन इजी आया है तो एक हार्ड भी पूछ लेगा, कई बार दोनों इजी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जितना इस शिफ्ट में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन हार्ड ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है और होता भी नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। देखो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑल वैली आर माउंटेन्स, जितना भी वैली है वो सब क्या है, माउंटेन है। नो सी इज माउंटेन, कोई भी माउंटेन कहाँ नहीं है, सी में नहीं है। और सम प्लेन आर सी, कुछ प्लेन क्या है आपका, सीज है। तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। पहला, सम वैली आर प्लेन्स, कुछ वैली प्लेन है। तो देखो वैली से अगर आप प्लेन में जाओ तो कोई भी रिलेशन नहीं है, ये स्लॉग्स का बेसिक रूल कहता है। ये जो वैली है, वैली का प्लेन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला, नो प्लेन इज माउंटेन, कहता है कि कोई भी प्लेन माउंटेन में नहीं जाएगा। तो देखो हमें अगर आप यहां देखें तो प्लेन और माउंटेन में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो प्लेन का रिलेशन किससे है, सी से है। और प्लेन का कुछ हिस्सा, प्लेन का कितना, कुछ हिस्सा जो सी में है वो कहां नहीं जाएगा, माउंटेन में नहीं जाएगा। प्लेन का कुछ हिस्सा माउंटेन में नहीं जाएगा। और ये क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है पूरा का पूरा प्लेन माउंटेन में नहीं जाएगा। तो प्लेन का इधर वाले हिस्से का माउंटेन के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आपका दूसरा वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखें, नो सी इज वैल्यू, नो सी इज वैली, कोई भी सी आपका वैली में नहीं जाएगा। तो ये वाला आपका करेक्ट है, तीसरा वाला डेफिनेटली ट्रू है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा वैली किस में है, माउंटेन में। और इस पूरे माउंटेन का मना है, पूरा माउंटेन का सी के साथ कौन सा रिलेशन है, नो का। और नो का रिलेशन दोनों तरफ से होता है। अगर ये पूरा माउंटेन सी में नहीं जाएगा तो सी भी कहां नहीं आएगा, माउंटेन में। और अगर सी माउंटेन में नहीं आया तो सी वैली तक भी नहीं जा पाएगा। और इसका मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा सी पूरे वैली में नहीं जाना चाहिए। तो आपका केवल और केवल थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा। और अगर थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा तो फिर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, कि पहला आंसर ही सही है। और पहला आंसर क्या कहता है, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो, केवल थर्ड कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा गया है मिरर इमेज से। और मिरर इमेज में बड़ा आसान सा एक बच्चों वाला आपके पास प्रश्न पूछा गया है कि बताओ अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को मिरर में देखते हैं तो ये आपको कैसे दिखाई देगा। देखो इसकी अप्रोच मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, पूरे डायग्राम को लेके नहीं चलना, पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को लेके चलिएगा। आपका आधे से ज्यादा ऑप्शन वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। अब कैसे, जैसे ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो ट्रायंगल है अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। देखो आपका जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया ये वाला, और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ शेडेड है। और इसने कहा अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस तरफ को होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ को। और कैसे दिखाई देगा ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी फेसिंग इस तरफ होना चाहिए। अब ये देखो इसकी फेसिंग कहाँ नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। तो फिर बचा कुचा आंसर आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी आज के जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पास कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था आपका सीपीओ का जो सेकंड शिफ्ट था उसके अगले 25 क्वेश्चन, यानी दूसरी शिफ्ट भी आपकी यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले शिफ्ट में मिलते हैं फिर, यानी नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी वो आपका होगा सीपीओ का जो अगले दिन का पेपर था, उसमें जो भी शिफ्ट हुई उसके क्वेश्चन फिर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।